टॉपिक से अलग है, बिल्कुल थोड़ा अजीब है, तो मैं इसे बड़े सुकून से समझा रहा हूँ। इसके बाद समझ लो कि कितने भी टॉपिक आएंगे आगे तक वो ऐसे नहीं होंगे जैसा ये है। मतलब 1-2 क्लास होगा और माथा 25 ही है। अब सुनो, अच्छा एक चीज सुनना ध्यान से। देखो, इसे कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, इसे बहुत हल्के हाथों से मैं समझाऊं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, यानी ये वो जगह है जहां से आपको सचमुच में हर करेक्शन को ठीक करके ये बताया जाएगा कि आखिर एटम होते कैसे हैं। तो ये बात तो साबित नहीं हो पाई कि एटम में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, है ना, यही हमने पढ़ा। हिजनबर्ग ने कहा कि ऐसा पता नहीं लगाया जा सकता कि एटम किस पाथ में घूमता है। यानी हिजनबर्ग की थ्योरी ही ये कहती है कि हम कभी नहीं पता लगा सकते कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पाथ में घूमेगा या कहां घूम रहा है। लेकिन एक चीज सुनना, जैसे जो भी मैं बोलूं सब सुनते रहना। अच्छा ये बताओ, एक लाइट से सीखेंगे, लाइट से एटम के बारे में सीखेंगे। अच्छा ये बताओ कि एक बल्ब है, और ये रेड है मान लो, ब्राइट, बहुत चमक रहा है। और ब्राइट का मतलब जानते हो, ज्यादा लाइट, और ज्यादा लाइट का मतलब ज्यादा इंटेंसिटी। फिर ये रेड लाइट है, और ये रेड डिम है। इधर लिखता हूं रेड डिम, ये रेड ब्राइट। और इस बात पे जरूर गौर करना कि ब्राइट को मैं बोलता हूं हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी का मतलब होता है ज्यादा लाइट, ये लो इंटेंसिटी। बड़े आराम से लिखो, मतलब आराम से समझो, लपड़ झपड़ नहीं करनी है। आराम आराम से देखो, समझ में आएगा और जल्दी भी आएगा, कठिन भी नहीं लगेगा। हाई इंटेंसिटी, अच्छा दोनों ही रेड लाइट है तो इनकी वेवलेंथ तो सेम होगी, और वेवलेंथ सेम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी। तो अगर मैं ये वाली रेड लाइट बनाता हूं तो ये कुछ ऐसे है, कंपैरिजन करना है दोनों को। और ये वाली रेड की वेव कुछ ऐसी होगी। अच्छा दोनों में किस चीज में अंतर है? एम्पलीट्यूड। सर एम्पलीट्यूड। दोनों की वेवलेंथ सेम है, लैम्डा ये वेवलेंथ है और ये वेवलेंथ है, दोनों में वेवलेंथ सेम है क्योंकि कलर सेम है। तो इनकी वेव्स में क्या अंतर आएगा? एम्पलीट्यूड का। ये हाई एम्पलीट्यूड है और ये लो एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का साइन होता है साइन,
साई ऐसे बनाते हैं, पाई साई ऐसे है ना, ये साई साई। तो ये साई। तो साइंटिस्टों ने एक बात बोली, और आपको भी ये बात याद रखनी है हमेशा, कि जो लाइट हाई इंटेंसिटी की होती है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, और लो इंटेंसिटी की जो होती है उसका एम्पलीट्यूड कम होता है। यानी इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी से रिलेशन नहीं है, लेकिन एम्पलीट्यूड से है। कुछ ऐसा कि ग्रेटर एम्पलीट्यूड, जितना ज्यादा वेव का एम्पलीट्यूड होगा, ग्रेटर एम्पलीट्यूड ग्रेटर इंटेंसिटी, लाइट उतनी ब्राइट होगी। डायरेक्ट याद कर लो चाहे तो, कैसे भी, मतलब समझ लो मेरे कहने का मतलब, जैसे 3 4 5 जैसे करके समझते हो। अब सुनो एक और बात। अच्छा, वैसे क्या अंतर आएगा लाइट में? कोई हाई इंटेंसिटी की लाइट होती है तो उसका मतलब होता है ज्यादा फोटोन। ज्यादा लाइट का मतलब ज्यादा फोटोन। तो जो लाइट आपको ब्राइट दिख रही है उसमें फोटोन ज्यादा है, फोटोन्स की एनर्जी ज्यादा नहीं है। ये देखो, दोनों, चाहे ये वाला फोटोन हो चाहे ये वाला, दोनों फोटोन की एनर्जी सेम है क्योंकि कलर रेड है। मगर यहां पर आपको लाइट ज्यादा इसलिए दिख रही है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा है। तो ये एक संबंध बन गया। ये संबंध आपको बताना है कि आपके समझ में आया कि नहीं है। ये समझना ही नहीं है, याद भी रखना है कि नंबर ऑफ फोटोन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव। अगर लाइट वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा है। ये बताओ, ये आया समझ? यस सर। यस सर। समझ लो इसे ढंग से। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, देख लो फिगर को, सही बता रहा हूँ। आगे कठिन है इसके टॉपिक, और मैंने नहीं बनाई है किताब, कभी सोचो मैं कठिन कर दिया है कुछ। सोच लो इसके बारे में क्या क्या लिखा है, इस बार नजर डालो उस पर। दो लाइट थी, दोनों का कलर सेम था। कलर सेम है तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम है। अंतर क्या है? एक ब्राइट है, एक डिम है। ब्राइट लाइट कौन सी होती है? जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो। डिम का एम्पलीट्यूड कम होता है। जहां एम्पलीट्यूड ज्यादा है वहां फोटोन ज्यादा होते हैं, जहां एम्पलीट्यूड कम है वहां फोटोन कम होते हैं। तो ऐसे ही एक चीज सोचो, यहीं पर ही सोच के बताना। तो ऐसा भी तो हो सकता है, अगर यही चीज मैं इलेक्ट्रॉन्स में अप्लाई करूं, तो मैंने आपको सिखाया कि इलेक्ट्रॉन्स भी वेव बनाते हैं, यानी वेव में बदल जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स में वेव नेचर होता है। सुनो आराम से सुनो, कोई टेंशन नहीं है। एक आधी क्लास कम ज्यादा होगी और कुछ नहीं है, समझ में आना चाहिए। अगर मैं इस चीज को इलेक्ट्रॉन्स में अप्लाई करूं कि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होता है, जैसे फोटोन कभी भी वेव में बदल जाते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन्स भी कभी भी वेव में बदल जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो वेव बनाते हैं उस वेव का भी एम्पलीट्यूड होता होगा। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा होंगे। जैसे फोटोन, देखो फोटोन की वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा तो फोटोन ज्यादा। ये फोटोन की वेव का एम्पलीट्यूड है, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव, यानी फोटोन की वेव है लाइट वेव। तो ये वेव किसकी है? फोटोन्स की। तो फोटोन्स की वेव्स का एम्पलीट्यूड ज्यादा तो फोटोन ज्यादा। यही चीज इलेक्ट्रॉन्स में अप्लाई करो कि इलेक्ट्रॉन्स की वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा। ये आया समझ में कैसे अप्लाई किया है? यस सर। यस सर। यही चीज इलेक्ट्रॉन्स में देखो अप्लाई करनी है। सुनना, एक एक बात में बिल्कुल एक्यूरेट बताऊंगा। इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं, जरूरत पड़े तो देख लेना। स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तुमने, ये रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा स्क्रीनशॉट। अब देखो,
अब इस बात को अपने दिमाग में बिठाए रखना है। अब सुनो भाई, श्रोडिंगर नाम का एक साइंटिस्ट था, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इसने उठाई। हालांकि इस टॉपिक का नाम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, मगर मैं आपको समझाऊंगा सारी बातें, फिक्र नहीं करनी। 2-3 दिन ऐसा रहेगा, मतलब टॉपिक ऐसे रहेंगे अजीब अजीब से, लेकिन इस समय हिम्मत नहीं तोड़नी है। एंड चल रहा है इस चैप्टर का, और ये बहुत, मैंने बताया ये सेकंड चैप्टर समझ लेना अपने में एक अचीवमेंट है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये पता लगाने की कोशिश की कि पता है, तुम इसे भी हटा दो, तुम ये देखो। फिर साइंटिस्टों ने सोचा कि कैसे पता लगाया जाए कि आखिर इलेक्ट्रॉन किस पाथ में घूमता है। इन्होंने कहा चलिए हाइड्रोजन एटम से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन एटम में क्या पता लगाना है? ये पता लगाना है इलेक्ट्रॉन किस पाथ में घूम रहा है। लेट्स इमेजिन, और ऐसा हुआ भी है सच में। साइंटिस्टों ने क्या किया, एक मेथड निकाला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से, जिससे हम ना फोटोज ले सके इलेक्ट्रॉन की। और वो फोटोज में इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी फोटोज लेंगे और वहां ये देखेंगे कि अलग अलग फोटोज में इलेक्ट्रॉन कहां कहां पाया जाता है। ये याद रखिए कि हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है मात्र। तो देखिए साइंटिस्टों को क्या पता लगा, एक फोटो में इलेक्ट्रॉन यहां दिखा, एक में यहां, एक में यहां। वो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये एक ही एटम है, ये यहां, 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 यहां। और जब बहुत सारी फोटो ली गई और उन फोटोज को मिलाया गया तो इलेक्ट्रॉन ऐसे नजर आया। अलग अलग फोटोज में सारी फोटोज को मिला दिया गया ना, उन्हें कुछ ये डायग्राम नजर आया। बनाने दो मुझे, बहुत सारी फोटोज हैं, हर डॉट एक अलग फोटो में आएगा ना। तो भैया ऐसी फोटो बन गई। अब अगर तुम्हें ये फोटो दिखाई जाए और तुमसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन यहां यहां पाया गया, और इवन कुछ फोटोज में इलेक्ट्रॉन यहां दिखा, यहां यहां यहां, और जितनी काफी दूर तक डॉट्स आते रहे, ये लाइन हटाओ, ये लाइन गलत इंफॉर्मेशन दे रही है कि एटम यहां खत्म हो गया है, ऐसे दिखा। ये फिगर नजर आया। अब ये फिगर देखकर अगर आपसे कहा जाए अच्छा इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये तो बताओ, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए बनाए हैं डॉट? एक है। कभी सारे डॉट को गिन मत। एक ही इलेक्ट्रॉन की अलग अलग पोजीशन दिखाई है फोटोज में, जैसे भी इन्होंने फोटोज ली हो या जैसे भी पता किया हो। अब ये देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन यहां यहां मिला, तो आप क्या कहेंगे कि ये किस पाथ में घूम रहा है? इस डिजाइन को देख के तुम बताओ अपनी मर्जी से कि इलेक्ट्रॉन किस पाथ में घूम रहा है। सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और अपनी ऑर्बिट पे ही है सर, मतलब उसी के शेल्स में।
देखो सर्कुलर पाथ का तो मतलब होता है वो एक ही सर्कल में चक्कर लगाएगा ना फिर। yes, ये तो ये नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा रहा है, कहीं भी जा रहा है ये तो, न्यूक्लियस के दूर, न्यूक्लियस के पास, 3 डायमेंशनल स्पेस में। इनवर्ट तो सुनो, ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे इलेक्ट्रॉन का कुछ पता नहीं है भाई कि ये कहां से कहां जा रहा है। ये तो न्यूक्लियस के चारों तरफ हर जगह नजर आ रहा है। आप ये नहीं कह सकते, बस एक बात आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस से अगर दूर जाओ तो इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस कम हो जाते हैं। तो इस फिगर को देख के समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स पाथ नहीं होता है। तो आप देखिए, आप सोचते थे अभी तक कि आपको पता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, लेकिन आज आपको पता चला कि एटम में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते हैं। ये डिजाइन कहीं से ऐसा नहीं दिखता है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ये डिजाइन जस्ट ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ हर जगह पाया जाता है। लेकिन फिर भी मैं काफी बातें बताऊंगा, सुनते रहना। अच्छा, तो मैं क्या बताऊं फिर किसी बच्चे को? कुछ तो बताना पड़ेगा। अगर मैं कोई बच्चा मुझसे ये कह रहा है कि सर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, तो मैं उसको क्या बताऊं इस फिगर के बारे में? कुछ तो मेरे को बताना पड़ेगा। अच्छा सुनो, एक मधुमक्खी मेरे को काट के भाग गई और मैंने उसकी पहचान कर ली, पीले रंग की थी, उस पे कुछ लगा हुआ था। अब मैं एक मधुमक्खी पकड़ने वाले आदमी से ये कह रहा हूं कि यार उस मधुमक्खी ने मुझे काटा है, ये बताओ कि वो किस पाथ में आती जाती है, किस पाथ में घूमती है। तो वो आदमी कहेगा कि जी नहीं, ऐसा तो कोई पाथ नहीं होता मधुमक्खी का, और मैं ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता कि वो किस पाथ में जाती है या किस में आती है। लेकिन एक बात मैं बता सकता हूं कि ये मधुमक्खी आपको उस छत्ते के इतने बड़े स्फेरिकल एरिया में इस मधुमक्खी के पाए जाने के चांसेस हैं। मैं आपको ये बता सकता हूं कि छत्ते के चारों तरफ का एक एरिया ऐसा है, अगर उस एरिया में आप इसको 100 बार ढूंढेंगे तो ये आपको 90 से ज्यादा बार उस एरिया में मिल जाएगी। चलो ठीक है, ये भी समझ नहीं आया, मान लेते हैं। वरुण के बारे में मेरे से बच्चे पूछ रहे हैं, वरुण कहाँ मिलेगा? लेट सपोज बच्चे पागलों की तरह क्वेश्चन कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं सर वरुण किस पाथ में घूमता है? मैंने कहा वरुण का कोई डेफिनेट पाथ नहीं है। तो बच्चों ने कहा सर कुछ तो बताओ, वरुण को ढूंढना है। तो बताओ क्या बताऊं? अब मैं यही तो बता सकता हूं कि ये वरुण का घर है और इस घर के चारों तरफ के इतने बड़े एरिया में वरुण के पाए जाने के चांसेस हैं। ये नहीं मैं कह सकता कि वरुण यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां। हाँ, अगर तुम 100 बार यहां जाओगे इस एरिया में तो 90 बार से ज्यादा बार वरुण यहां मिल जाएगा। तो जब किसी चीज का डेफिनेट पाथ नहीं होता है तो हम ये बताते हैं कि उस चीज के क्या चांसेस हैं। अब एक छोटा बच्चा जो मुझसे ये कहेगा कि सर इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ तो बताओ, मैं दोस्तों को क्या बताऊं, तो मैं ये कहूंगा कि अपने दोस्तों से कहना कि न्यूक्लियस के चारों तरफ का एक स्फेरिकल, अबे स्फेयर है, सर्कल नहीं, अबे स्फेयर है भैया, गोला। न्यूक्लियस के चारों तरफ का एक स्फेरिकल एरिया है इतनी रेडियस वाला, मान लो रेडियस भी बता दी मैंने कहा न्यूक्लियस के चारों तरफ इतनी रेडियस वाला एक स्फेरिकल एरिया है, उस एरिया में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के बस चांसेस हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। तो आप कभी ये नहीं बता सकते कि एटम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के क्या चांस है। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ का ये जो स्फेरिकल एरिया है इसको ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में भारी अंतर है। ऑर्बिट होता है सर्कुलर पाथ और ऑर्बिटल एक अलग वर्ड है। सुन लो, ऑर्बिट ऑर्बिटल, ऑर्बिट ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल एक रीजन है इन स्पेस अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ का एक स्पेस, ए रीजन इन स्पेस अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ तो पूरी दुनिया है, लेकिन उस दुनिया में इतना सा स्पेस, न्यूक्लियस जैसे बोर्ड, मान लो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ये बोर्ड है पूरा,
बोर्ड में वो स्पेस यानी ए रीजन, एक रीजन है न्यूक्लियस के चारों तरफ, रीजन इन स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ की जो जगह है उस जगह में एक रीजन इन विच, उस रीजन में प्रोबेबिलिटी, ऐसे ये वर्ड जरूर बोलना है, चांसेज नहीं बोलना है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ही चांसेज होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी चांसेज के पाए जाने की डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो एटम्स में ऑर्बिट नहीं होती है, ऑर्बिटल होती है, एटम्स में रीजन होते हैं, एटम में जगह होती है जहां ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेज हैं उस जगह में। इस पे और डिस्कशन करते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा ये बताओ, फिर से एक बात करते हैं। अच्छा मेरे बारे में तुमसे कुछ कोई पूछता है कि मैं कहाँ मिलूंगा, जैसे तुम मुझसे पूछ रहे हो सर एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है ना, तुमने मेरे से सवाल किया पहले जब तुम नादान थे, जब तुम्हें ये बातें नहीं पता थी, तो तुम मुझसे मान लो रोज सवाल कर रहे थे कि सर एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है। अब इस सवाल को जरा इस तरीके से समझो, किसी ने तुमसे पूछा सौरभ सर कहाँ रहते हैं, तो क्या तुम उसे कोई डेफिनेट पाथ बताओगे, क्योंकि मेरा कोई डेफिनेट पाथ है ही नहीं, है ना। तो ये जाहिर सी बात है, आप ये नहीं कह सकते कि एकेडमी के चारों तरफ के सर्कुलर पाथ में घूमते हैं सर, क्योंकि मेरा कोई डेफिनेट पाथ नहीं है। लेकिन कुछ तो बताओगे, या ये कह दोगे हमें नहीं पता। तुम कहोगे कि ये एकेडमी है और सर ज्यादातर समय यहाँ गुजारते हैं, ये एकेडमी इस जगह पर है दुर्गापुरी चौक पर, इस जगह तेरे को सर मिल जाएंगे एकेडमी के चारों तरफ के इतने एरिया में, लेट्स सपोज ऐसे कह रहे हो, या एकेडमी में, एकेडमी के चारों तरफ के इस एरिया में, या एकेडमी है इस एरिया के अंदर सर के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम है। इसे तुम ऐसे नहीं बोलते अरे भाई वो निष्ठा है ना वो वहां मिल जाएगी, सबसे ज्यादा चांसेस वहां मिलने के हैं। तो आपको भी, आप जस्ट इतना बता सकते हैं लोगों को कि न्यूक्लियस का के चारों तरफ का एक स्फेरिकल एरिया, उस एरिया में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हैं, उस एरिया के बारे में बता सकते हैं कि भाई हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा। तो आप कहेंगे हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ के स्फेरिकल एरिया में पाया जाता है, उस एरिया में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस है। एरिया से दूर जाओगे तो चांसेस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के कम होते जाएंगे, यहां तक जो चांसेस हैं वो 90% से ज्यादा है, यानी 100 बार जाओगे तो 90 से ज्यादा बार सर आपको इस एरिया में मिलेंगे। आगे भी मिल सकते हैं, कोई गारंटी नहीं, हो सकता है सर अमेरिका चले गए हो एकेडमी छोड़ के, लेकिन आगे चांसेस कम है, मैक्सिमम नहीं है। आ रही मेरी बात समझ, इसको तो समझना ही है, चाहे क्लास लग जाए चाहे 10 बज जाए। आ रहा है मेरी बात समझ में डिजाइन? यस सर। यस सर। तो अब तुमसे चलो कोई भी बच्चा, चलो नकुल तुम बताना, एक एक करके कर लेते हैं, है ना, पता चल जाएगा किसने कितना सीखा है। अच्छा नकुल तुम बताना, अगर तुमसे कोई पूछता है नकुल कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो तुम क्या बताओगे? सर उसका वैसे सर डेफिनेट पाथ तो नहीं है, बट सर वो कहीं भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन। नहीं, ये क्या, ये तो कुछ भी पेल रहे हो तुम, हंसेंगे बच्चे क्लास में, कहीं भी जा सकता है। सर उसके चांसेस जो है उसके सर ऑर्बिट में ज्यादा है, कुछ एरिया जो उसका है। नहीं, अब देखो कोई बच्चा, ये सही नहीं है आंसर, इतना अच्छा नहीं है, तुम बताओ। सर वो जो स्फेरिकल पाथ है न्यूक्लियस के अराउंड, उसमें जो न्यूक्लियस के पास जो स्फेरिकल पाथ होता है। हाँ ये फिर भी सही है, उससे ये बोल रही है कि ऐसे बोलना है जो पूछेगा उससे कि हाइड्रोजन एटम में एक स्फेरिकल एरिया होता है न्यूक्लियस के चारों ओर, उस एरिया में इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस होते हैं, कोई डेफिनेट पाथ नहीं होता है। ये ठीक ऐसा है जैसे ये छत्ता है और ये मधुमक्खी है, एक मधुमक्खी, वो मधुमक्खी कभी छत्ते के पास जाती है, कभी दूर जाती है, कभी कहीं भी चली जाती है।
तो अगर तुमसे कोई पूछे कि मधुमक्खी कहाँ मिलेगी वो वाली, तो तुम यही तो कहोगे छत्ते के चारों तरफ के एरिया में मिलने के चांस है, या ये कहोगे ऐसे ऐसे घूम रही होगी। भाई गारंटी थोड़ी है ऐसे ऐसे घूम रही होगी, कहीं भी जाती है। तो इलेक्ट्रॉन ठीक ऐसे ही बिहेव करता है जैसे एक मधुमक्खी छत्ते के साथ करती है। कभी वो छत्ते के पास जाती है, कभी छत्ते से दूर चली जाती है, लेकिन ज्यादातर समय इलेक्ट्रॉन छत्ते के आसपास यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास ही समय गुजारता है। तो नकुल अब बताओ, अगर तुमसे कोई पूछता है कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से घूमता है, क्या बताओगे? नकुल, तुमसे ही पूछा गया बेटा। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है ना? तो नकुल जल्दी बताओ बोल के। अब बताओ कि अगर तुमसे कोई पूछेगा कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन किस पाथ में घूमते हैं, तो क्या बताओगे? सर उसका जो स्फेरिकल जो पाथ है सर, उसमें नहीं। सर जो उसका स्फेरिकल एरिया हाँ, उसके न्यूक्लियस के चांसेस चारों, ज्यादा है। नहीं, स्फेरिकल एरिया यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ। हाँ, ये देखो वरुण ने कितना क्लियर आंसर दिया है, देखो पढ़ के बताओ। देखो, ऐसे बताना है लोगों को कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम न्यूक्लियस के अराउंड स्फेरिकल एरिया में होती है। तो ये बोलना है कि स्फेरिकल एरिया न्यूक्लियस के चारों ओर। अच्छा निष्ठा, तुम फिर से बोल के बताओ, कुछ अलग बताना। कि तुमसे कोई पूछेगा कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं, तो क्या बताओगे? सर उसका कोई डेफिनेट पाथ नहीं होता, बट वो जो न्यूक्लियस के अराउंड एक स्फेरिकल पाथ होता है, वहां पे उसके मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जी बिल्कुल। तुम बताओ हर्ष, आ रही मेरी आवाज? आया है हर्ष? यस सर। हाँ तुम बताओ हर्ष। सर इलेक्ट्रॉन का कोई पाथ नहीं होता फिक्स, पर हम्म। वो न्यूक्लियस के पास उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। हाँ, एक और हम छोटे से यही बता सका, हम यही सिर्फ बता सकते हैं कि उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है। चलो तुम बताओ वरुण, ऑर्बिटल क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? हिंदी में बताना है, डेफिनेशन नहीं बतानी है। ऑर्बिटल क्या होती है तुम्हारे हिसाब से? लिख के नहीं, बोल के बताओ जल्दी, बच्चे भी सुनेंगे ना, फिर उन्हें समझ में भी तो आएगा। सर उसका माइक खराब है। अच्छा माइक खराब है, अरे यार, चलो फिर किसी और से करते हैं एक्सपेरिमेंट। और कौन है बच्चा? जतिन है। जतिन ये बताओ, ऑर्बिटल क्या होती है तुम्हारे हिसाब से हिंदी में? सर ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अराउंड का वो रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती हाँ ये देखो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ऐसे ही क्लियर आपको क्लास में आंसर भी देना है और समझना भी है। ध्यान से सोचो कि मैं बिल्कुल भी कोई कठिन बात नहीं बता रहा हूँ, ये एक ऐसी बात है जो आपके आसपास होती ही रहती है। जब भी आप किसी का एड्रेस बताते हैं तो आप यही बताते हैं कि वो चीज के मिलने के वहां चांसेस हैं। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स पाथ नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन, अगर कोई मतलब यही पूछने लग जाए कि पाथ बताओ, मुझे ऑर्बिटल नहीं जाननी पाथ, तो कहना कि भाई इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स पाथ नहीं होता है, वो न्यूक्लियस के करीब भी चला जाता है, दूर भी चला जाता है, वो मंडराता रहता है न्यूक्लियस के आसपास बहुत तेजी से लाइट की स्पीड से। तो ये है एटम। अब मैं आपको बताऊं, आप एटम का कितना पार्ट जान चुके हैं? 2-4%, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम है। अब सोचो सोडियम का एटम है तो उसमें तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या वो 11 भी ऐसे ही एरिया में पाए जाते हैं? तो आज हमारा टॉपिक सोडियम पे नहीं जाएगा, आज हमारा हाइड्रोजन एटम तक सीमित रहेगा। आज मकसद है कि आप इस एरिया को समझें, और ये एरिया स्फेरिकल है, गोले की तरह, सर्कुलर नहीं, स्फेरिकल। यहाँ है न्यूक्लियस बीच में, और ये स्फेरिकल एरिया में। और एक चीज और, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस कहीं तक भी हो सकते हैं।
मगर जहां तक डायग्राम है यहाँ तक मैक्सिमम होते हैं। ये तो एक आसान बात है। अब श्रोडिंगर ने ये बात फोटो लेके पता नहीं की थी। श्रोडिंगर ने ये बात कैसे पता की थी? ये डायग्राम श्रोडिंगर ने बनाया था सबसे पहले। तो श्रोडिंगर ने ये बात कैसे पता की थी वो देखना, स्क्रीनशॉट लो। और ज्यादातर रटना ही पड़ेगा आपको, मैथमेटिक्स की तरह है वो। अब सुनो, ये बस कठिन नहीं लगना चाहिए, तुम समझ रहे हो मेरी बात को? कठिन नहीं लगना चाहिए। अगर ये टफ लगेगा तो फिर बाकी के टॉपिक भी टफ लगेंगे आगे वाले। तो मैं यहाँ खड़ा हुआ ये नहीं कर रहा हूँ कि कुछ ज्यादा पढ़ाना है या कुछ कम पढ़ाना है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी बात समझ में आ जाए कि इसका डर खत्म हो जाए। मेरे अंदर बहुत ज्ञान है पढ़ाने का, तुम क्या समझ रहे हो? तुम क्या मुझे ऐसे ही मान रहे हो कि मार कर लेके खड़ा हो गया मैं और चल रही दिए पढ़ाने की, चलो आज बच्चे पढ़ाएंगे, ट्यूशन पढ़ाएंगे, नौकरी नहीं मिल रही है। अबे हमारा काम है ये। रुको 1 मिनट, एक इक्वेशन देखनी है। वैसे मेरे को याद है वो इक्वेशन, वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसको ना बनाना पड़ेगा, तब तुम्हें मैटर की गंभीरता का एहसास होगा। अरे यार, सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली, न्यूमेरिकल, हिजनबर्ग, ये आ गया श्रोडिंगर, ये आ गई इक्वेशन। देखो, श्रोडिंगर ने ना एक इक्वेशन तैयार की, और पता है कमाल की बात देखो कि जो इक्वेशन उसने तैयार की वो ओरिजिनल इक्वेशन तो कुछ और ही थी। ये उस इक्वेशन की सिंपल फॉर्म है, सिंपल। और श्रोडिंगर ने जो भी पता किया था वो फोटो खींच के नहीं, मैथ के इस्तेमाल से पता किया था। और ये बहुत जरूरी है आज आपके लिए कि आप इस चीज को सीखें कि श्रोडिंगर ने कैसे वो डायग्राम बनाया। देखिए, इक्वेशन कुछ ऐसी है जैसे डी स्क्वायर साइन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर साइन डी वाई स्क्वायर, तो डी स्क्वायर साइन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है और ये सिंपल फॉर्म में लिखी हुई है। ऐसा नहीं कि ये इसे बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, ये सिंपल फॉर्म में लिखी हुई है। बस एक चीज और मैं देख लूं, ये इक्वेशन क्या करती है पता है? आपको कभी इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आपको ये मैथमेटिक्स ही नहीं आती है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे इसका? तो इस मैथमेटिक्स का एक नाम होता है, वो नाम ही भूल गया लो मैं आज, पहले मैं लेता रहता था। बड़ा अच्छा नाम होता है इसका एक, इस मैथमेटिक्स का। तो जितनी भी चीजें साइंटिस्ट प्रूव करते हैं वो मैथ के इस्तेमाल से ज्यादातर प्रूव करते हैं। उस समय तो एक्सपेरिमेंट करने की इतनी सुविधा भी नहीं हुआ करती थी, मैथ से ही हिसाब किताब लगा के बता दिया करते थे। तो आप इसे कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये आपका बैड लक है। इतनी मैथ आप तब जान पाएंगे जब आपके पास बीएससी मैथ ऑनर्स हो, तो ये आपका टीचर भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे जल्दी से। जो भी स्कूल में मैथ पढ़ाते हैं मेरे को नहीं लगता कि ये उनसे भी सॉल्व होगा। तो इससे निकालते क्या है? इससे निकालते हैं साइन। तो हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, लेकिन इमेजिन करना है। इसमें जो एक्स वाई जेड होते हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं इलेक्ट्रॉन के। जो एच है वो प्लांक कांस्टेंट है, ये सब याद रखना है। जो m है वो तो मास है इलेक्ट्रॉन का, जो E है वो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की,
लिख देता हूं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आपका V है वो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। अगर आप ये पता करना चाहते हैं, देखिए आपको इक्वेशन को सॉल्व करना होता है न्यूक्लियस के चारों ओर। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है न्यूक्लियस के चारों ओर के लिए। लेट्स सपोज कि आप इक्वेशन को अलग अलग जगह के लिए सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैं इक्वेशन को इस जगह के लिए सॉल्व कर रहा हूं। देखना, मेरी बात सुनना। यानी मैं ये पता करना चाहता हूं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या है। अब इलेक्ट्रॉन की वेव कहां से आ गई? देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रेवल करता है तो वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल से वेव और वेव से पार्टिकल में बदलता रहता है। तो जिस जगह पर भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय गुजारता है वहां पर इलेक्ट्रॉन की वेव भी ज्यादा समय तक बनी रहती है। यह एक सिंपल सी बात, ये मैं आपको उलझा रहा हूं। जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय गुजारेगा वहां पर इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा आएगा। सुनना, भी सारी बातें बोलूंगा। अब यहां देखो, जैसे ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की वेव है, तो ये जो वेव है इस वेव का ये एम्पलीट्यूड है। इलेक्ट्रॉन वेव है ये, पहले ये समझ लेना, ये इलेक्ट्रॉन वेव है और ये इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड है। इसे साइन बोलते हैं। अब आप ये समझिए कि व्हाट इज, नहीं अभी नहीं, अभी सिंपल। जब भी आप ये समझिए कि ग्रेटर, ये सिंपल वर्जन है उसका, ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, ग्रेटर विल बी probability of finding an electron at that point। ये लिखा क्या है आखिर? ये लिखा, देखो पिछली बार हमने पढ़ा, देखो सिर्फ डिस्कशन जितना हो सकेगा आपको मैं इसे बताता रहूंगा। देखो पिछली बार थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा था, यही बात हमने थोड़ी देर पहले फोटोन के लिए पढ़ी थी। हमने ये पढ़ा था कि जहां पर जब फोटोन की वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है तो वहां पर फोटोन ज्यादा होते हैं। जहां पर फोटोन की वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है वहां फोटोन ज्यादा होते हैं। लेकिन यही बात आज हम इलेक्ट्रॉन में अप्लाई कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं जहां इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। नहीं, वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होते, वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इन जगहों में से एक बहुत सिंपल वे है, इन जगहों में से जहां पर इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है। सवाल है इलेक्ट्रॉन की वेव कहां से पैदा हो गई? क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन कभी भी वेव से पार्टिकल, पार्टिकल से वेव में बदलता रहता है। तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की वेव फैली होगी, क्योंकि जब वेव बनती है तो वो चारों तरफ फैलती है। अब ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन की वेव अगर यहाँ बनती होगी तो इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड होता होगा, और वो एम्पलीट्यूड जिस जगह ज्यादा आएगा वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय गुजारेगा या गुजार के गया है, या वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादातर पाया जाता है या ज्यादा रहता है। समझ रहे हो? अब लाइन पढ़ो, ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, greater will be probability of finding an electron at that point। अब ये greater the amplitude of electron wave, इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड जब ज्यादा आए, कहाँ ज्यादा आएगा? यहाँ न्यूक्लियस के चारों तरफ। एम्पलीट्यूड कहाँ आएगा? सवाल ये भी तो है कि एम्पलीट्यूड कहाँ आएगा। कहना है न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड निकालना है। जहां इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, है ना? तो क्या समझा रहा हूं, तुम बताओ हर्ष?
अभी अभी क्या समझाया मैंने? 2-4 सर सेंटेंस सर अभी क्या जहाँ पे समझाया? इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वहां पे उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी। बिल्कुल जी। क्या समझाया मैंने निष्ठा? अभी अभी बताओ। सर जहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का, वहाँ पे उसकी मतलब वो मतलब ज्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी, पाए मतलब जाने की। ज्यादा। हाँ, तुम भी बता दो नकुल एक बार। नकुल, जो इतनी देर में तो यस नकुल सर, आएगा। हाँ, सर जहाँ पे सर इलेक्ट्रॉन के एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वहां पे उसके चांसेस ज्यादा होंगे मिलने के, मिलने के, ठीक है। प्रोबेबिलिटी। हाँ, तो अब सवाल है एम्पलीट्यूड निकलेगा कैसे? अगला सवाल तो यही हो गया ना कि एम्पलीट्यूड निकाले कैसे। तो एम्पलीट्यूड निकालना है इस इक्वेशन से। लेट्स सपोज कि मैंने करनी नहीं है सॉल्व, ये समझना। लेट्स सपोज कि मैंने पेन लिया और मैं इक्वेशन सॉल्व करने चला। तो इक्वेशन को आपको बहुत बार सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत बार। लेट्स सपोज कि मैं इस जगह के लिए इलेक्ट्रॉन को, ये इस जगह के लिए इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं। देखो कितनी बात करनी पड़ जाएगी, इस अलग अलग जगह के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेरे को ये बताना पड़ेगा कि ये जगह है क्या, एक्स वाई जेड से, कि ये न्यूक्लियस से कितनी दूर है, कितनी ऊंचाई पर है, किस डायरेक्शन में है। जैसे हम स्पेस में किसी की पोजीशन बताते हैं तो एक्स वाई जेड करके बताते हैं ना, इतनी दूरी पे, इतने एंगल पर, वट जो भी है, इसे कोऑर्डिनेट कहते हैं। इससे पोजीशन पता लग जाती है कि वो जगह है क्या। तो मुझे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पता करने पड़ेंगे, वो यहाँ डालने पड़ेंगे। प्लांक कांस्टेंट डालूंगा मैं, मास डालूंगा इलेक्ट्रॉन का, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की डालनी पड़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की पता करनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। फिर मैं इसे सॉल्व करूंगा सेकंड डेरिवेटिव करके। फर्स्ट डेरिवेटिव भी नहीं, एक बार डेरिवेशन की डबल डेरिवेशन करके इसे सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने पर मैं साइन निकालूंगा, फाइंड साइन। लेकिन ये समझना कि जो भी वैल्यू साइन की आए उसका स्क्वायर जरूर कर देना है। अकेली साइन की वैल्यू का मीनिंग नहीं होता है, साइन कुछ नहीं होता है जब तक आप उसका स्क्वायर नहीं करेंगे। क्योंकि साइन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, ऊपर भी नीचे भी। तो प्लस माइनस कुछ भी आ जाता है। तो आप अगर चाहते हैं प्लस माइनस ना आए, एक ही प्लस ही आए, तो आपकी जो भी वैल्यू साइन की आए उसका स्क्वायर करते रहना है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। देखो साइन ज्यादा होगा तो साइन स्क्वायर ज्यादा होगा। तो कभी भी आपसे कोई ये पूछे कि साइन का क्या मीनिंग है, तो बोलना नो सिग्निफिकेंस, नो फिजिकल मीनिंग। कहना साइन से हमें कुछ नहीं पता चलता है, जो भी हम चीजें पता करते हैं वो साइन स्क्वायर से करते हैं। और साइन स्क्वायर का एक नाम है स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन। ये एम्पलीट्यूड से वेव फंक्शन शब्द क्या आ गया? देखो वेव फंक्शन होता है वेव का एक कैरेक्टर, जो एम्पलीट्यूड है वो वेव का एक कैरेक्टर है। उस कैरेक्टर का नाम साइन स्क्वायर, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन का मतलब वेव के एक कैरेक्टर का स्क्वायर किया गया। इस वर्ड को बोलना सीखना है, मतलब बिल्कुल क्लियर। स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन यानी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, फोटोन वेव मत बोल देना, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। तो जब भी आप साइन फाइंड करेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे। साइन स्क्वायर जितना ज्यादा आएगा, यहां उतने ही ज्यादा डॉट्स लगाएंगे कि यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज्यादा है। जहां पर साइन स्क्वायर कम आए वहां डॉट्स कम लगाने हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस कम है। आप जानते हैं कि ओवरव्यू है कि उस समय क्या हुआ होगा। सारी बात समझ में? कैसे पता किया साइन क्या है? यस सर। तो मैं पूछूंगा मैं सबसे, तो ये बताओ जतिन कि अगर ये इक्वेशन तुम्हें कोई दिखाए और कहे कि इस इक्वेशन का क्या काम है, तो तुम मेरे को, बच्चों को समझाओ कि इस इक्वेशन का क्या काम है। जतिन। सर हम इससे इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, जिससे हमें ये पता, मतलब जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कहाँ पे वो मिल सकता है ज्यादा प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल जी। तो ये फ्यूचर में भी कोई पूछे तो ऐसे ही बोलना है, इतना भी बोलना बहुत इनफ है। तो
श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को आपको सॉल्व नहीं करना है, आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि उस समय क्या हुआ। क्या किताब में भी ऐसा बताया गया है? जी, बस किताब में एक अंतर है, किताब में इस इक्वेशन को ऐसे लिखा हुआ है, तो आप भी इसे ऐसे देख लेना। इस इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखा हुआ है, एच साइन। उन्होंने सोचा होगा कि क्यों बच्चों को डराया जाए, तो उन्होंने ऐसे निपटा दिया इसे, ये शॉर्ट फॉर्म इक्वेशन, इसी इक्वेशन, तो उन्होंने इसे बोला है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में उतना, क्या कहते हैं उसे, ह्यूमर नहीं है, ये उतना कुछ समझ नहीं है, लेकिन आपको इसे याद करना है बिल्कुल इक्वेशन को। तो उन्होंने इस इक्वेशन को इसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताया, बोला है इससे साइन फाइंड करते हैं। ये सारी बातें बोली है कि आपको ये पता होना चाहिए। साइन फाइंड करते हैं, साइन का स्क्वायर करते हैं। इस बात को आप हल्के में मत लीजिए, इस पे क्वेश्चन आएगा, वो कहेंगे कि साइन का क्या मीनिंग है, आप कहेंगे साइन का कोई मीनिंग नहीं है, साइन स्क्वायर का है। साइन का अगर स्क्वायर कर दो तो वो साइन स्क्वायर की वैल्यू ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस कहाँ ज्यादा है। एग्जैक्टली कोई भी साल ऐसा नहीं जाता है जब यहाँ ये ना पूछा जाए कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ साइन स्क्वायर। तो आपको बोलना है, मैं देखूं किताब में क्या बोला है, ऐसा नहीं मैं लिख नहीं सकता, मैं उस सेंटेंस को ठीक लिखूंगा जैसा है किताब में, तो मैं दिखा के, कहाँ है किताब तो मिले 11th की फर्स्ट बुक, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ साइन स्क्वायर, ये देखो यहाँ लिखा है ये। तो ये देखो, ये घोर्स मॉडल ऑफ एटम यहाँ खत्म हुआ था, फिर नहीं ये तो आगे है अभी, ये है हम, ये है, ये इस जगह पर है हम। तो ये मेरे को बताना है क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, मगर साइन स्क्वायर की वैल्यू आगे आएगी, ये बीच में आएगा ये सारा हमारा अभी अगली क्लास होगी, लेकिन साइन स्क्वायर का मीनिंग शायद आगे कहीं लिखा है। एक मिनट, एक दो पेज ये रहा। According to the German physicist Max Born, the square of the wave function, अगर आपको लाइन समझ में आ रही है समझ लो कि हमारी क्लास सफल है। The square of the wave function, ये wave function का स्क्वायर at a point gives the probability density of electron at that point। ऐसे probability density वर्ड जरूर लिखना, probability density of electron at that point, यानी वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस की डेंसिटी। तो व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ साइन स्क्वायर? साइन स्क्वायर एट ए पॉइंट अराउंड न्यूक्लियस गिव्स अस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग an electron, probability density of finding the probability density of electron at that point। अब देखना एक काम करते हैं, ये सवाल एक ना एक दिन, चाहे अगर ऑफलाइन स्कूल होते तो बहुत जल्द आपके टीचर इसे पूछते, और इसका कारण पता है क्या है? स्कूल में ज्यादातर वो बातें पूछी जाती है, उन लाइनों को ज्यादा पूछा जाता है जो डेफिनेशन काफी आ रही हैं, और यहाँ समझ जाइए कि वो पेपर खुद ही बनाएगी तो खुद ही देने वाली है। अब उसको जो अच्छे से आता होगा टीचर को, वो उस चीज को पे ज्यादा फोकस कर देते हैं। आपको एक चीज समझनी है, जब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स, वर्ड सुनना, 5 बार बोलूंगा, अब मैं दिखूंगा नहीं दूंगा। What is quantum mechanics? What is quantum mechanics? What is quantum mechanics? या what is quantum mechanics? तो जब आपसे कोई पूछता है what is quantum mechanics, तो आपको कहना है कि quantum mechanics एक साइंस है जिसमें ये माना जाता है कि मैटर के अंदर दोनों क्वालिटी होती है।
वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी, जिसमें ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कभी भी पार्टिकल से वेव जैसे बन जाते हैं। अगर कोई पूछे कि ये इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स की है, कैसे साबित हो रहा है, कहना देखिए इस इक्वेशन में मास है जो कि मैटर के अंदर होता है, और इस इक्वेशन में वेव भी है, साइन, एम्पलीट्यूड, जो कि वेव के अंदर होती है। यानी इस इक्वेशन में दोनों चीजें मौजूद है, एक पार्टिकल का कैरेक्टर यानी कि मास, और एक वेव का कैरेक्टर यानी कि साइन। ये इक्वेशन दूर से ही नजर आ रही है कि ये क्वांटम मैकेनिक्स की इक्वेशन है, पहले ऐसा नहीं होता था, उसे कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। उसमें जितनी भी इक्वेशंस थी उनमें यही माना जाता था कि पार्टिकल्स में वेव नेचर नहीं होता है, मैटर वाले पार्टिकल्स में। तो मैं आपको एक बार और बोल के बताऊंगा, उसके बाद मैं जिसका नाम लूंगा वो बोल के बताएगा। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स, और आपको डेफिनेशन की वर्डिंग याद ना आए, और आपको वो याद भी नहीं करनी है, वो आप पेपर के टाइम पर याद कीजिए या एक बार पढ़ लीजिए। अगर आप ऐसे बोल सकते हैं तो आप डेफिनेशन कभी भी याद कर सकते हैं। आप कहना, जैसे कोई पूछे व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स, आप कहना क्वांटम मैकेनिक्स साइंस है, एक मॉडर्न साइंस, जैसे आपको बोलना हो, नई टेक्नोलॉजी, जिसमें ये माना जाता है कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनमें दोनों नेचर होते हैं, वेव और पार्टिकल। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो इक्वेशन डेवलप की जाती हैं उसमें वेव्स के फंक्शन भी होते हैं और पार्टिकल के फंक्शन भी होते हैं। पार्टिकल्स के फंक्शन जैसे मास, रेडियस, वॉल्यूम, और वेव के फंक्शन जैसे वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ये सब एक ही इक्वेशन में मिलते हैं। यानी यहां पर ध्यान से देखना कि आप इलेक्ट्रॉन का मास भी डाल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का ही साइन निकाल रहे हैं। यानी जब आप इलेक्ट्रॉन का मास डालते हैं तो उस समय आपने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, और जब आप इलेक्ट्रॉन का साइन निकाल रहे हैं तो उस समय आपने मान रखा है कि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होता है। तो आपने इलेक्ट्रॉन को दोनों नेचर्स पे माना है। तो आप इन बातों को सुन के बताइए। सबसे पहले तुम बताना जतिन, अगर तुमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स, तो तुम उसे क्या आंसर दोगे? जतिन, मेरे भाई, स्क्रीन पे देख ही रहा है या लीड हटा के रख दी, सो गया? तुम्हें आ रही है मेरी आवाज बाकियों को? यस सर। ठीक है, तो चलो निष्ठा तुम बताओ व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स। सर ये क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसी मॉडर्न साइंस है जिसमें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, और उसमें दोनों टाइप के वो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। और पार्टिकल नेचर जैसे कि रेडियस, मास, और वेव नेचर जैसे कि ये सही एम्पलीट्यूड। हाँ ठीक ठीक बता रही हो तुम। तो आप और सिंपलेस्ट फॉर्म, हाँ मैंने पढ़ लिया जतिन, तो और सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आपको बोलना है तो आप और सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी को साधारण भाषा में बोलना चाहते हैं तो कहना, अगर आप क्लास में ऐसे उठ के बोलेंगे तो उससे ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है। आप क्लास में मैडम की तरफ देख के कहना, मैडम क्वांटम मैकेनिक्स साइंस होती है, एक साइंस की ब्रांच, जिसमें ये माना जाता है कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, मैटर वाले पार्टिकल, तो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है उनमें दोनों नेचर होता है, वेव भी और पार्टिकल भी। मैडम काउंटर क्वेश्चन कर सकती है, वेव और पार्टिकल नेचर का क्या मतलब है? आप कहना कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऐसे होते हैं मैडम कि फास्ट मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कभी भी पार्टिकल से वेव में और वेव से पार्टिकल में बदल सकते हैं। तुम बताओ, चलो हर्ष, तुमसे पूछा मैडम ने व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स, यहीं पे क्लास खत्म करेंगे, तो उसका क्या मीनिंग है, क्या बताओगे? सर क्वांटम मैकेनिक एक ऐसी मॉडर्न साइंस है जिसमें ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी वेव में बदल सकता है और वो वेव कभी इलेक्ट्रॉन में वापस बदल सकते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नाम मत लेना, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक। हाँ, फिर मैडम को तो चाहिए ही कमी निकल जाए, तो वो कहेगी नहीं सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही पढ़ा है तुमने, इलेक्ट्रॉन ही, सारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ठीक है, तो ये ठीक है, इसे याद करना, अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है।
स्क्रीनशॉट लो।